हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये है भूतल पे परिवर्तन लाने वाले बलों के बारे में। तो परिवर्तन जैसा संसार का नियम है, तो ये हमारी पृथ्वी भी इससे अछूती नहीं रही है। तो ये पृथ्वी पे जो हमें बहुत सारी स्थलाकृतियाँ जो देखने को मिलती हैं, वो सभी बलों का ही परिणाम है। तो पृथ्वी पे दो तरह के बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो पृथ्वी के सतह के अंदर जो बल कार्य करता है उसे अंतर्जात बल, और पृथ्वी की सतह के बाहर जो बल कार्य करता है वो उसे बहिर्जात बल कहते हैं। तो अंतर्जात बल जो हैं वो भूतल पे विषमताओं का सृजन करते हैं, और बहिर्जात बल इन विषमताओं को मिनिमाइज करते हुए समतल की स्थापना करते हैं। तो ये दोनों बलों का कार्य एक दूसरे के अपोजिट में होता है। और अंतर्जात बलों की जो क्रिया होती है उसे भू संचलन की संज्ञा दी गई है, यानी अर्थ मूवमेंट की। तो हम अंतर्जात बलों के बारे में देखते हैं। तो अंतर्जात बल जो है वो दो बलों में टाइप है, आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल जो होते हैं, इससे जो आपको भूतल पे जो स्थलाकृतियाँ हैं, यानी जो आपको चेंजेस दिखेंगे पृष्ठ पे, तो वो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये बहुत ही विनाशकारी होता है इनका परिणाम, जो आकस्मिक बलों का परिणाम है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन के द्वारा जो आपको प्रदर्शित होता है। अब पटल विरूपणी बल को देखते हैं। तो पटल विरूपणी बल से जो चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, वो बहुत ही लंबा समय लेते हैं। आप उनको ऐसा नहीं कि आज हम उठे सुबह कल देख लिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है। जैसे आप हिमालय पर्वत को ही देखिए, वो तो हमारे सामने तो हुआ नहीं है, वो कब का है हमें पता नहीं है, पता है लेकिन आप उसे जैसे देख नहीं सकते तुरंत। तो पटल विरूपणी बल भी टू टाइप्स के होते हैं, महाद्वीपीय जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। तो महाद्वीपीय जनक बल जो होते हैं उसमें जो है मूवमेंट जो होती है चट्टानों की, वो ऊर्ध्वाधर होती है। तो इसको भी ऊपरीमुखी संचालन और अधोमुखी संचालन के रूप में हम देखते हैं। तो ऊपरीमुखी संचालन में क्या होता है, जब कोई महाद्वीपीय भाग अपने पास वाले भाग से जब ऊपर की ओर उठ जाता है तो उसे उत्थान कहते हैं। और जब यही समुद्र के किनारे यानी कोई तटीय भाग है, अगर ये ऊपर की ओर उठ जाता है अपने पास वाले भूतल से, तो इसे क्या कहते हैं, हम निर्गमन कहते हैं। तो दोनों चीज़ों में ऊपर उठना का है, लेकिन ये जो ऊपर उठा है एक महाद्वीपीय भाग है, और तब ये ऊपर उठता है तो इसे उत्थान कहते हैं। और जब यही तटीय भाग होगा ये ऊपर उठेगा तो इसे निर्गमन कहते हैं। और अधोमुखी संचालन में क्या होता है, जब यही भूभाग नीचे की ओर धंस जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अवतलन कहते हैं। और यही अगर तटीय भाग है, अगर ये नीचे की ओर डूब जाता है और जलमग्न हो जाता है तो इसे निमज्जन कहते हैं। तो महाद्वीपीय जनक बलों से आपको पठारों का निर्माण और प्लेन्स का जो है निर्माण वो देखते हैं इससे। और पर्वत निर्माणकारी बलों से पर्वत का निर्माण हुआ है। तो पर्वत निर्माणकारी बल भी दो तरह के बलों का सम्मिलित रूप आपको देखने को मिलेगा। ये दो तरह के बल हैं, एक तनाव बल और दूसरा है संपीड़न बल। तो तनाव बल क्या होता है, जब चट्टानें एक दूसरे से दूर हटती हैं और तनाव उत्पन्न होता है, तो ये तनाव बल है। इसके परिणामस्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है, चट्टानों में दरार, चटकन हो जाती है। और फिर ये भ्रंश का निर्माण कैसे होता है, जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर हट जाती हैं और उनके बीच में एक खाई का निर्माण हो जाता है, मतलब, तो उसे भ्रंश कहते हैं। और ये भ्रंश आपको तीन टाइप्स के होते हैं। भ्रंश क्या, जब दोनों चट्टानें एक दूसरे के दूर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो इसको नॉर्मल फॉल्ट यानी सामान्य भ्रंश कहते हैं। और व्युत्क्रम भ्रंश क्या होता है, जब दोनों भ्रंश जो हैं वो जब दोनों चट्टानें टूट के अलग होती हैं और लेकिन एक दूसरे के ही डायरेक्शन में आती हैं, तो इसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। और
तीसरा है सोपानकारी भ्रंश। जब जैसे कि बहुत सारे भ्रंशों का निर्माण हुआ, लेकिन ऐसा है कि पहला ये सीढ़ीनुमा आकृति में हो जाए, जैसे कि ये वाला भ्रंश इसके नीचे ये वाला भ्रंश आ जाए और इसके नीचे ये वाला भ्रंश, तो इसे क्या है, इसे कहते हैं सोपानाकारी भ्रंश या सोपानी भ्रंश कहते हैं। तो और संपीड़न बल के बारे में, संपीड़न के बारे में हम देखते हैं। संपीड़न बल क्या है, जब जब चट्टानें एक दूसरे के ही सम्मुख, मतलब वो कंप्रेस्ड हो जाएं, जब दो चट्टानें कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाएं, तो इनसे एक मोड़ का निर्माण, जैसे वलन कहते हैं, उसका निर्माण होता है। इसी से ही पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो अब आगे हम देखते हैं कि भ्रंश जो है, जो फॉल्ट्स हैं, भ्रंश हैं, उनसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, देखिए रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। इसमें क्या होता है, दो भ्रंशों के जो बीच का भाग होता है वो नीचे की ओर धंसता है, दो भ्रंशों के बीच का भाग नीचे की ओर धंसता है, और जो किनारे वाले दो भ्रंश होते हैं वो अपने यथास्थिति में रहते हैं। तो इस तरह से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका है भारत की नर्मदा और ताप्ती घाटियाँ, और भारत की नर्मदा और ताप्ती घाटियाँ हैं। और रैम्प वैली, रैम्प घाटी क्या होती है, जिसमें दो भ्रंशों के जो किनारे वाले भाग होते हैं वे ऊपर की ओर उठते हैं और बीच वाला भाग यथास्थिति में रहता है। तो इस तरह की भ्रंश घाटी को हम क्या कहते हैं, रैम्प वैली, रैम्प घाटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका असम का ब्रह्मपुत्र घाटी। और भ्रंशोत्तर पर्वत क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स। इसमें जो भ्रंशों के जो किनारे वाले भाग होते हैं वे नीचे की ओर धंस जाते हैं और बीच वाला भाग जो है वो पर्वत की तरह उठा हुआ दिखता है। इसे ही भ्रंशोत्तर पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसका बहुत ही जाना माना एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और हॉस्ट क्या होता है, हॉस्ट पर्वत, जब दो भ्रंशों की जो किनारे वाला भाग है वो यथास्थिति में रहेंगे और बीच वाला भाग जो है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, तो इस तरह के जो निर्माण होता है उसे हॉस्ट पर्वत कहते हैं। और ये जो उठे हुए वाले भाग को हॉस्ट, और जो ये अपना ये सब स्थिति में जो पोजीशन है उसे गार्बन यानी नॉर्मल भ्रंश जो होता है उसे ही कहते हैं। और ये रही स्थलाकृतियाँ। अब हम देखेंगे कि बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल में जो है अनाच्छादन की जो क्रिया है, अनाच्छादन की क्रिया ही इसका परिणाम है। तो अनाच्छादन में हम किसका अध्ययन करते हैं, अपक्षय और अपर्दन की सम्मिलित क्रिया का स्टडी करते हैं हम। तो अपक्षय और अपर्दन के बारे में आपको बता दें कि जो चट्टानें हैं अगर अपनी स्थिति, अपने ही पोजीशन पे, अपने ही स्थान पे अगर उनमें टूट फूट जो होती रहती है उसे अपक्षय कहते हैं। और जब यही टूटे फूटे वियोजित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान जो स्थानांतरित होने की क्रिया है उसे अपर्दन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।